Good afternoon, children. Uh, I hope all of you are good. ठीक ठाक है. आज हम लोग बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स पार्ट 2 देखेंगे. But before that, I would like to say that कुछ बच्चे लोग ने मुझे प्रॉब्लम्स भेजे हैं जो कुछ चैप्टर्स में समझ में नहीं आता है. एक प्रॉब्लम था ग्लाइकोलिसिस का, ग्लूकोनियोजेनेसिस का. तो मैं क्या करूंगा कि एक दो दिन में दोनों चीज का कोशिश करेंगे कि आपको समझा पाऊं, और जिसको प्रॉब्लम है वो तो समझ जाए, बाकी लोग को भी हेल्प होगा. सो टिल दैट टाइम जस्ट होल्ड ऑन. आई विल ट्राई टू क्लियर योर प्रॉब्लम्स एज सून एज पॉसिबल. तो आगे बढ़ते हैं. बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स पार्ट 2. पार्ट 1 में हमने देखा फ्रॉम स्क्रैच हाउ वी आर प्रोड्यूसिंग फैटी एसिड्स और एसाइल कोएंजाइमेज. अब इससे आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होता है. फैटी एसिड सिंथेसिस में the most important thing is that the building block for the fatty acid happens to be the acetyl coenzyme A. ये acetyl coenzyme A बना कहां से? तो ये ग्लूकोज से बनता है by the oxidation of pyruvate inside the matrix of the mitochondria. Now ये acetyl coenzyme A और ये pyruvate ये कहां से आया? तो pyruvate is the end product of glycolysis. And if you remember glycolysis, this pyruvate using the enzyme pyruvate dehydrogenase is converted to acetyl-CoA. और ये जो pyruvate dehydrogenase है, ये एक ब्रिज है जो कि ग्लाइकोलिसिस को और TCA साइकिल को एक साथ जोड़ता है. सो पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना. बट ये सारा चीज माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस माइटोकॉन्ड्रिया, TCA साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया. सो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कैसे बाहर आएगा? क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए माइटोकॉन्ड्रियल वॉल में या माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है. सो क्या होता है कि बॉडी ने एक स्पेशल मैकेनिज्म इन्वॉल्व किया जिसमें कि हम लोग एसिटाइल कोएंजाइम ए को साइट्रेट में कन्वर्ट करके इसको बाहर ले जाते हैं. सो हियर यू सी देयर इज अ पिक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन. दिस इज द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड दिस इज द साइटोसोल. सो व्हाट हैपेंस इज दैट you have acetyl coenzyme A जो कि पायरुवेट से बाद बना है, और inside the mitochondria what happens is that it combines with a molecule of oxaloacetate in the presence of the enzyme citrate synthase. अब आपको याद होगा कि ये पहला स्टेप है TCA साइकिल का. अब ये जो साइट्रेट है हमारे बॉडी में there is a transporter, a transport mechanism जो कि जिसको कहते हैं ट्राइकार्बोक्सिलेट ट्रांसपोर्टर, और ये साइट्रेट को ट्रांसपोर्ट करके बाहर ले जाता है. और बाद में देखेंगे ये रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्टर है. ये साइट्रेट को बाहर ले जाता है और बाहर से मैलेट अंदर ले जाता है. सो दिस साइट्रेट व्हाट हैपेंस in the cytosol, there is an enzyme waiting there, ATP citrate lyase. ये क्या करता है? ATP के साथ कोएंजाइम A और H2O को लेके और ये साइट्रेट को दो पार्ट में बांट देता है, ऑक्सालोएसिटेट
and acetyl coenzyme A. Okay, this is just what I have just told you. So this citrate lyase cleaves the citrate into acetyl coenzyme A and oxaloacetate. और इसका जो एक्टिविटी है ATP citrate lyase का, it is increased in the well fed state. मतलब खाता पीता आदमी, जस्ट आप खाना खाए हैं उस समय ATP citrate lyase का एक्टिविटी बढ़ जाता है, ताकि जितना भी एसिटाइल कोएंजाइम ए है एक्स्ट्रा बना है वो जल्दी जल्दी साइटोसोल में जाए और फैट बनाए, और वो फैट हर आदमी के पेट के आगे लगे, ताकि जैसे हम लोग सब इस कोरोना लॉकडाउन में, आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग फैट इन द मिडल. अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है साइटोसोल में, नाउ इट इज अवेलेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैलानिल कोएंजाइम ए. Or if you remember the last part 1, this malonyl coenzyme A is used in the synthesis of fatty acids. तो ये oxaloacetate का क्या होगा? This oxaloacetate, using a part of the TCA enzyme malate dehydrogenase, ये क्या होता है कि oxaloacetate, it is generating pyruvate and a molecule of NADPH using the malic enzymes. So both the molecules, that is acetyl coenzyme A and oxaloacetate, are ultimately being used in the biosynthesis of fatty acids. So again, just to take a look and recollect what I have just told you. Now this NADPH that is formed there is now available for lipogenesis, and the pyruvate that is formed from the malic enzyme is used to regenerate acetyl coenzyme A after its transport back into the mitochondria. Now ये जो malic enzyme वाला system है, ये basically you see that the malate dehydrogenase requires NADH, and then the malic enzyme converts it into pyruvate and NADPH is formed. So this is a means of transferring the reducing equivalents from NADH to NADP to form NADPH. Alternatively, instead of malic enzyme, this malate is transported back into the mitochondria using the tricarboxylate transporter, जो कि एक मैलेट के बदले साइट्रेट देता है. ओके, एंड ये एक्सचेंज से वापस माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है. इसका क्या होता है, वी विल सी लेटर ऑन. नाउ अगेन आई वांट टू शो यू दिस पिक्चर because I like this picture. It confuses us all, but if you look at it carefully, let us just go through it again. So this glucose, this pathway is the pathway of glycolysis. All right. So pyruvate is formed. Pyruvate, using the pyruvate transporter, it is a co-transporter. It requires a hydrogen ion. It enters the mitochondria. Here, pyruvate dehydrogenase converts pyruvate to acetyl coenzyme A. Just to make you aware also, एक चीज ध्यान रखना, ये जो pyruvate dehydrogenase complex है, जो कि pyruvate को acetyl coenzyme A convert करता है, please study it well because ये बहुत बार short notes आता है. तो ये जो acetyl coenzyme A है, ये TCA साइकिल का
पार्ट से साइट्रेट बना, साइट्रेट बनने के बाद ट्राई कार्बोक्सिलेट ट्रांसपोर्टर है, एक साइट्रेट बाहर गया, एक मैलेट अंदर आया। ये साइट्रेट लाएज एंजाइम के साथ ये फिर वापस टूट के एसिटाइल को ए ऑक्सालो एसीटेट, ये एसिटाइल को ए का क्या काम है, ये मैलोनिल कोएंजाइम ए बनाता है और पामिटेट बनाता है। सो दिस गोज इनटू द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। ये ऑक्सिलेट कहां चला गया, ये ऑक्सालो एसीटेट in the presence of malate dehydrogenase and NADH, it is reduced to malate. ये malate reduce होने के बाद ये using the malic enzyme, what happens is that you get a molecule of NADPH. इसका क्या काम है, palmitate बनाने में। And also, if you remember, one of these, the main source of reducing equivalents for lipogenesis और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। और ये जो HMP शंट है, किसी ने पूछा था ये शंट क्यों बोलते हैं, इसलिए कि ये रास्ता है ओरिजिनल, ये मेन रोड है, ये मुजफ्फरपुर से मोतिहारी का 4 लेन है, लेकिन और भी रास्ते हैं, तो ये हमने एक साइड लेन लिया और शुरू किए एक जगह से, NADPH बनाए इसमें घूम घूम के, और ये वापस चला आता है ग्लाइकोलिसिस में। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ शंट पाथवे एंड इट प्रोड्यूसेस NADPH एंड द राइबोज शुगर्स which are important for the production of DNA and RNA. So NADPH यहाँ produced हुआ। This malate again, as I told you, ये ट्राइकार्बोक्सिलेट साइकिल ट्रांसपोर्टर से ये साइट्रेट के साथ आगे पीछे करता है। ये मैलेट जो यहां है, दिस अगेन फॉर्म्स ऑक्सालो एसीटेट एंड इट साइट्रेट। सो व्हाट यू आर सीइंग हियर इज इन ब्रीफ, this is what is happening inside the cell in the mitochondria and the cytosol for the production of fatty acid synthesis. Okay. Now that we have formed palmitate, तो इस पे तो छोड़ नहीं सकते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, तो now we need to elongate the fatty acid chain, क्योंकि हर तरह का फैटी एसिड चाहिए। तो ये जो इलोंगेशन होता है फैटी एसिड का, दिस टेक्स प्लेस इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो एट द एंड ऑफ द फैटी एसिड सिंथेसिस दैट वी हैव सीन, हमने फॉर्म किया palmitate, which is a 16 carbon fully saturated long chain fatty acids, that is 16-0, and it is the primary end product of fatty acid synthesis. अब इसको हम इलोंगेट करेंगे 2-2 कार्बन यूनिट के साथ। ये 2-2 कार्बन यूनिट कौन देगा, we will see, but it happens in the smooth endoplasmic reticulum. और ये जो इलोंगेशन का सिस्टम है, this is a system of separate enzymes rather than एक मल्टीफंक्शनल एंजाइम एक साथ, जैसा हम लोगों ने देखा था synthesis of fatty acids, the X-shaped enzyme. Now, the 2-carbon donor for elongation is malonyl coenzyme A, and reducing equivalents कौन देगा, तो NADPH, and this is catalyzed by a system of fatty acid elongase enzyme system. Now, हमारे ब्रेन में there is an additional capabilities, and this brain, it allows the brain to produce very long chain fatty acids, that is more than 22 carbon, that is required for the synthesis of the brain lipids. So for example, sterile coenzyme A, ये brain में जो रहता है, उसका हमको जरूरत पड़ता है कब, when there is
rapid myelination inside the brain. Now, when there is rapid myelination, what happens? It forms sphingolipids. So, this sterile coenzyme A का elongation से carbon 22 to carbon 24 fatty acids produced होता है in most of the brains. That is, the brain which is, if you are using it to study all your subjects properly, you're going to have a lot of C22 and C24. अगर बैठ के टाइम पास कर रहे हैं तो आपके पास क्या मिलेगा? 16 कार्बन का palmitate ब्रेन में. ठीक है? तो प्लीज स्टडी एंड हैव रैपिड माइलिनेशन. सो देन व्हाट हैपेंस इज, सो ये जो 2 कार्बन malonyl coenzyme देता है, so in this we will see how the फैटी एसिड जो हमने इनिशियल बनाया उसको इलोंगेट कैसे करते हैं. सो देयर आर अ सिस्टम ऑफ एंजाइम्स एंड देयर इज अ सिंथेज. उसको रिड्यूस करते हैं, फिर उसको डिहाइड्रेट करते हैं, उसको फिर रिड्यूस करते हैं. सो जस्ट लुक एट इट. So this is acyl coenzyme A and this is malonyl coenzyme A. Now malonyl coenzyme A का जो ये दोनों कार्बन एटम है, इसी को हम जोड़ के दो यूनिट देंगे फैटी एसिड्स को. So what happens is that in the first step, ये जो सिंथेज एंजाइम है, ये जो COOH का है, इसको हम लोग CO2 में निकाल देते हैं. So what happens is that these two CH2 and CO are gets attached here with the acyl coenzyme A already present, and we knock off this coenzyme AS as coenzyme ASH, which H comes from this COOH molecule. So now we have a molecule of 3 ketoacyl coenzyme A. ये keto groups है. Okay. Now what happens is that इसको हम reduce करते हैं. जरा 1 मिनट पॉज मारे, पानी पी रहे थे. तो ये जो है अब इसको रिड्यूस करते हैं. कीटोएसाइल कोएंजाइम में रिडक्टेज और NADPH यूज होता है. तो इसका रिडक्शन से क्या होता है कि ये जो कीटो ग्रुप है, इसमें हम ये जो HH आया, इसको हम हटा देते हैं एक डबल बॉन्ड को. अब ये जो हाइड्रोक्सी एसाइल को ए है, इसको हम लोग डिहाइड्रेट करेंगे. सो वी रिमूव अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट ये जो OH और H है, ये जो OH है और इसका H है, ये H2O में निकल गया. सो यू गेट अ डबल बॉन्ड हियर बिटवीन दीज टू. सो इट इज नाउ ट्रांस इनॉयल कोएंजाइम A. अब इसको हम लोग फिर रिड्यूस करते हैं रिडक्टेज एंजाइम यूज करके, एंड व्हाट हैपेंस इज दैट ये जो डबल बॉन्ड है, इसको भी हटा के सिंगल बॉन्ड बनाते हैं. सो यू गेट अल्टीमेटली अ मॉलिक्यूल, अ न्यू मॉलिक्यूल ऑफ एसाइल कोएंजाइम A with 2 extra carbon atoms. So this is how there is elongation of the fatty acid that we have. So depending on what the body wants, it can go on adding 2 units of malonyl coenzyme A part by part. Now after this what happens is that ये चेन का डिसैचुरेशन करना है. तो एक एंजाइम सिस्टम है फैटी एसिड एसाइल कोएंजाइम में डिसैचुरेज, और ये प्रेजेंट रहता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. सो ये क्या कहता है कि ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड को ये डिसैचुरेट करता है. दैट इज दे ऐड अ सिस डबल बॉन्ड. नाउ ये जो डिसैचुरेशन रिएक्शन है, दिस रिक्वायर्स ऑक्सीजन, NADH, cytochrome B5 and FAD linked reductase enzyme. So what happens is that the fatty acids and the NADH gets oxidized and oxygen gets reduced to water.
Now typically क्या होता है कि the first double bond is inserted between carbon 9 and 10. So primarily क्या बना? Oleic acid. Oleic acid का, if you remember the formula, it is 18 carbon with one double bond at between 9 and 10. So there is formation of oleic acid and a small amount of palmitoleic acid. A variety of polyunsaturated fatty acids can be made by additional desaturation combined with elongation. Now, in the human body, हमारे पास desaturate करने का कार्बन 9, 6, 5 and 4 पे कर सकते हैं, लेकिन हम डबल बॉन्ड नहीं डाल सकते हैं from carbon 10 to the omega end of the chain, that is the chain opposite the carboxyl end. तो ये ability हमारे humans में नहीं है. So this is the basis of why sorry, that was my telephone, उसका हम साइलेंट नहीं किए थे. हाँ, so कहाँ थे? तो ये जो इनएबिलिटी है कार्बन 10 के बाद डबल बॉन्ड डालने का, दिस इज द बेसिस व्हाई पॉलीअनसैचुरेटेड ओमेगा 6 लाइनोलेइक एसिड और ओमेगा 3 लाइनोलेनिक एसिड इज इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनली फॉर अस. Therefore, some polyunsaturated fatty acids cannot be synthesized by mammals and therefore, as I said, उसकी nutritional essentiality है. ये palmitoleic acid and oleic acid are not essential in the diet because हमारे tissues में capabilities है, enzymes है, which can introduce a double bond at the delta 9 position of a saturated fatty acids. So linoleic acid and alpha linolenic acids, they are the only fatty acid known to be essential for the complete nutrition of humans, and that is why they are known as the essential fatty acids. इसमें आप सोचेंगे कि arachidonic acid क्यों नहीं है? So arachidonic acid is not actually an essential fatty acid because if there is a linoleic acid in your diet, then arachidonic acid can be formed using linoleic acid. Therefore, we do not put it as a really an essential fatty acids. So double bonds, as we just saw, can be introduced at delta 4, delta 5, delta 6 and delta 9 position, but never beyond delta 9. In contrast, plants are able to synthesize all the nutritional essential fatty acids by introducing double bond on at delta 12 and delta 15 position. That is why we are asked to eat the oils, the polyunsaturated oils, which are produced by the plants. So the oil seeds, they have a large amount of the essential fatty acids. So here I am just showing you the pictures of some of the unsaturated fatty acids. So starting off with palmitoleic acid. Palmitic acid में एक double bond है. So palmitoleic acid is an omega 7. Now just to remind you, ये जो numbering है fatty acids का, so ये carboxyl end है. So omega starts from the end opposite the carboxyl end. Okay, so it is a omega 7, that is means 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon, 5 carbon, 6 carbon, 7 carbon. So this is an omega 7, 16 carbon atoms, 1 double bond at delta 9.
So delta starts from here. All right. Then we have oleic acid. What is oleic acid? Oleic acid is an omega 9, 18 carbon, 1 double bond at delta 9. So we have omega 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is an omega 9. Then we come to the essential fatty acids. So this is linoleic acid. Linoleic acid is a omega 6, 18 carbon, 2 double bond, 9 and 12. So this is an 18 carbon. This is omega 6 and we have 2 double bonds at 9 and 12. अब आपको यहां याद दिलाएंगे कि 10 के बाद या 9 के बाद ये जो डबल बॉन्ड है ये ह्यूमन बॉडी में इसका कोई कैपेबिलिटीज नहीं है. देन व्हाट इज अल्फा लाइनोलेइक एसिड? अल्फा लाइनोलेइक एसिड linolenic acid is an omega 3, 18 carbon, 3 double bonds, 9, 12 और 15. ओके, सो लाइनोलेइक एसिड और लाइनोलेनिक एसिड को याद करने थोड़ा आसान है. ओमेगा 6, ओमेगा 3, 18, 18, 2, 3, 9, 12, 9, 12, 15. उसके बाद एराकिडोनिक एसिड है. Arachidonic acid is an omega 6, 20 carbon. There are 4 double bonds in it. So there is delta 5, delta 8, delta 11 and delta 14. So you have to remember, children, that you have to remember the structure and the formula of these 3 essential fatty acids, because you may get short notes on that. Now, the monounsaturated fatty acids, they are synthesized by an enzyme system known as delta 9 desaturase, or several tissues including the liver, they are responsible for the formation of these non-essential monounsaturated fatty acids. And as we have already seen, the first double bond is in the delta 9. So you have a delta 9 desaturase in the endoplasmic reticulum, which catalyzes the conversion of palmitoyl coenzyme A or steroyl coenzyme A to palmitoyl coenzyme A or oleoyl coenzyme A respectively. For this reaction, we need oxygen or NADH or NADPH to proceed further. Also, there is a monooxygenase system which requires cytochrome B5. So synthesis of polyunsaturated fatty acids in the human body involves both desaturase and elongase enzyme systems, and additional double bonds can be introduced into the monounsaturated fatty acids, and they are always separated from each other by a methylene group. Again, since animals have delta 9 desaturase, they are able to synthesize the omega 9 or the oleic acid family of unsaturated fatty acids completely by chain elongation and desaturation after the formation of a saturated fatty acids. This omega 6 linoleic or the omega 3 alpha linolenic acids, they are required for the synthesis of other members of the omega 6 or the omega 3 families, and they must come from the diet. As I had told you earlier, linoleic acid, if it is present in the diet, it is converted to arachidonic acid via the formation of gamma linolenic acid. Therefore, again, the nutritional requirement for arachidonic acid, it may be dispensed with if we take adequate amount
of linoleic acid in our diet. Now, ये जो desaturation और chain elongation का system जो है, ये बहुत diminished हो जाएगा या इसकी activity बहुत कम हो जाएगी in the starving state अगर in response to glucagon epinephrine administration and in the absence of insulin as in type 1 diabetes mellitus. So starving state में the body is starving, it requires glucose. तो हम एसिटाइल कोएंजाइम ए को नहीं जाने देंगे फैटी एसिड बनने में, फैटी एसिड के इलोंगेशन में, फैटी एसिड के डिसैचुरेशन में. उसी तरह से जब स्टार्वेशन होता है या कोई भी स्ट्रेस होता है तो बॉडी रिलीजेस ग्लूकागॉन और द एपिनेफ्रीन एंड दे सप्रेस elongation and desaturation and the formation of fatty acids. Also, in the absence of insulin, that is diabetes mellitus, this formation of fatty acids gets depressed. Then we will talk about the regulation. कि ये regulate कैसे होता है this whole system of lipogenesis. So excess carbohydrate जो भी हमारे बॉडी में है, अगर हम अपने कैलोरिक इनटेक से ज्यादा या जो ग्लाइकोजन स्टोरेज है उसके बियॉन्ड जाते हैं, so what happens is that body converts it as fat and stores it at fat because इसका anticipation है कि if there is any calorie deficiency later on, as for example in starvation or hibernation, then we require that fat is to be burnt. Also, it lipogenesis करने से जो फैट बनता है, ये दो खाने के बीच में जो बहुत गैप हो जाता है, so this lipids, the fatty acids, they provide energy. So lipogenesis, what does it do? It converts surplus glucose and the intermediates such as pyruvate lactate and acetyl coenzyme A to fat. So therefore, the nutritional state of the organism or the body is the main factor which regulates the rate of lipogenesis. Now, at this point, I would just like to inform you that basically the human body was made because in the prehistoric days, in the beginning, when we developed from the animal kingdom to the apes, to the Homo sapiens, what happened was that the human race, they went empty stomach for a long time before they could get an animal to kill or something to eat. So the body was, our human body is geared up to convert all excess carbohydrates into fat, because हमारा बॉडी डरता है कि जो मेरा शरीर है ये अगर फास्ट करने लगेगा, अगर हड़ताल पे बैठ जाएगा तो हम इस बॉडी को कैसे चलाएंगे. उसके लिए वो जल्दी जल्दी फैट को स्टोर कन्वर्ट करता है. सो दिस rate of lipogenesis is high in the well-fed animals and जिसका डाइट में large amount of carbohydrate है. And this lipogenesis is depressed by a restricted caloric intake, or if you take a high fat diet, or there is a deficiency of insulin as in diabetes mellitus. Also, lipogenesis is increased when somebody takes a large amount of sucrose. So sucrose, after digestion, it becomes fructose, and if you remember
glycolysis, the regulation of glycolysis, ये जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस 1 जो कंट्रोल पॉइंट है ग्लाइकोलिसिस का, ये फ्रक्टोज जो है उसको बाईपास करके फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट करता है. Therefore, that whole control point is bypassed, and therefore the lipogenic pathway becomes flooded with pyruvate. So what are the different mechanisms of regulation? So there's a short term and a long term. Long chain fatty acids जो है, in the short term they are controlled by allosteric and covalent modification of enzymes. And long term में क्या है? Change in the gene expression which governs the rate of synthesis of enzymes. Now इस पूरे lipogenesis pathway में you must have realized that the enzyme acetyl coenzyme A carboxylase is the most important regulator of lipogenesis. And this acetyl coenzyme A carboxylase is an allosteric enzyme and it is activated by citrate. और citrate का level कब बढ़ता है? Well fed state में, because citrate is an indicator that there is a plentiful supply of acetyl coenzyme A. So just let us take a look at this allosteric modification. So this citrate, what does it do is, the acetyl coenzyme A carboxylase are usually in the form of an inactive dimer. So there are two subunits of enzyme complex. So what does this citrate do is, it promotes the conversion of this inactive dimer to an active polymer, and this has a molecular mass of several million, and this active polymer acetyl coenzyme A carboxylase converts acetyl coenzyme A to form palmitoyl coenzyme A. How is inactivation promoted? It is promoted by phosphorylation of this active polymer. The moment there is phosphorylation, it breaks up into inactive diamers, and also the end product of acetyl coenzyme A carboxylase system, the palmitoyl coenzyme A, also promotes the deactivation of this active polymer. So this is an example of what is known as negative feedback inhibition by a product of a reaction. Therefore, if acyl coenzyme A accumulates, अगर इसका एस्टेरिफिकेशन जल्दी जल्दी नहीं होगा और या बहुत इंक्रीज लाइपोलिसिस हो रहा है और फ्री फैटी एसिड्स का इन्फ्लक्स हमारे टिश्यू में बहुत ज्यादा है, so what happens is that in these conditions there will be negative feedback and the body will stop the production of new fatty acids. The acyl coenzyme A is also inhibited by the mitochondrial tricarboxylate transporter. So the citrate, this inhibits the entry of citrate into this system to prevent the synthesis of fatty acids. The acetyl coenzyme A carboxylase is also regulated by many hormones, that is glucagon, epinephrine and the insulin via changes in its phosphorylation states. So this is a photograph which I will explain to you. So this, how does this regulation of acetyl coenzyme A carboxylase by phosphorylation, dephosphorylation takes place? So this is the acetyl coenzyme A carboxylase which is active, and what it is doing, acetyl coenzyme A को malonyl coenzyme A को acyl coenzyme A बनाता है. Now this enzyme is inactivated by phosphorylation. ATP से phosphate group लेता है
और ये जो एंजाइम है जिसका नाम है AMP एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज और द AMPK, and this inactivates it by phosphorylating the acetyl coenzyme A carboxylase into an inactive enzyme. और ये जो AMPK एंजाइम जो एक्टिव है, ये एक्टिवेट होता है किससे? ये दूसरा काइनेज है which is known as AMP काइनेज एंजाइम. सो ये इसको एक्टिवेट करता है, ये इस पर एक्ट करता है और इसको इनएक्टिवेट करता है. तो ये जो AMPKK है इसको कौन एक्ट करता है? So glucagon and epinephrine, what happens is that if you remember our body system, when there is starvation, glucagon is released from the pancreas, and this glucagon via the formation of cyclic AMP, it forms the cyclic AMP dependent protein kinase, and this cyclic AMP dependent protein kinase, it activates the AMP kinase enzyme, which converts the inactive AMPK into an active AMPK, which deactivates the acetyl coenzyme A carboxylase enzyme. Now also insulin activates acetyl coenzyme A carboxylase via the dephosphorylation of AMPK. So you see this insulin here, it dephosphorylates AMPK to convert it into inactive, so it allows. So what happens is that this activity of this enzyme is cut, so there is no inactivation, and therefore the carboxylase enzyme is inactivated. So prolonged consumption of a diet containing excess calories, particularly high carbohydrate, low fat, they cause an increase in the acetyl coenzyme A carboxylase synthesis, जिसके चलते fatty acid synthesis increase करता है. Exact opposite is if we have a low calorie and a high fat, low carbohydrate diet, it has the opposite effect and it leads to a decrease in the fatty acid synthesis. So we have a medicine which is used in the treatment of type 2 diabetes, or what is known as the maturity onset diabetes. So metformin, what does it do? It lowers the plasma triacylglycerol by activation of the AMPK. Now this results in the inhibition of the carboxylase enzyme by phosphorylation and inhibition of carboxylase enzyme and fatty acid synthesis expression at the gene level.